Hello friends, welcome to ProTalent and this is our legal news for CLAT. This is November 2018 module number 2. आप लोगों ने हमारा module number 1 देखा होगा and this is our second module wherein we are covering some important legal news for your entrance exam perspective. Legal news बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है because वो legal news की वजह से you will be in a position to understand how things are working in the legal fraternity. और ये करंट अफेयर के एंगल से काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। AILET की एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके साथ। सो लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट नंबर 4, इश्यू नंबर 4 फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ, इश्यू ओवर डिसोल्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। सो आई एम श्योर यू नो जम्मू कश्मीर हैज एन असेंबली व्हिच इज सेक्शन 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, दैट इज आर्टिकल नंबर 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक it is a special status, okay, and their governor, that is currently Mr. Satyapal Malik, has dissolved the state assembly citing the impossibility of forming a stable government. Okay, so here they have dissolved the assembly. अब सवाल क्या होता है? सवाल ये होता है कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि जो लोग इलेक्ट होके वहां असेंबली में गए हैं, now they are removed, okay, and fresh election will take place. That is the meaning of dissolution. और कभी गवर्नर्स रूल लगाना है या प्रेसिडेंट्स रूल लगाना है, वहां पे उसका ये मतलब हो जाता है कि अभी कोई तरीके से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बराबर नहीं है और उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक फुल कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ओके, ठीक है। So here it is assembly has been dissolved. So एक वर्ड हो गया dissolve, okay. फिर एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा is dissolved, एक आता है लोकसभा is adjourned, okay. What is the meaning of adjourn? Adjourn is temporarily stop. That means थोड़े समय के लिए उसका ब्रेक है, ठीक है। This is how the adjourn, while dissolution is पूरा खत्म, नए तरीके से इलेक्शन होगा। ओके, मिस्टर सत्यपाल मलिक मूव्ड शॉर्टली आफ्टर पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती स्टेट क्लेम टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस। शी साइटेड अ कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ 56 एमएलएस इन 87 मेंबर हाउस। उनके मुताबिक उनका कहना था कि हमारे पास 56 एमएलएस है out of 87, therefore we can claim this government, okay. और सत्यपाल मलिक ने बोला कि लग रहा है कि कोई तरीके से ये काम चलेगा नहीं, ये टेम्पररी इनका अरेंजमेंट है, that will not go for longer period, ठीक है। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि इसको पूरा डिसॉल्व कर लो और नए तरीके से इलेक्शन करें। दिस इज द न्यूज आइटम, ओके। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सिनारियो पे पहले क्या बोल के रखा है। Supreme Court in a famous case called SR Bommai, that is in 1994 case, there was a 9-judge bench. Supreme Court में 9 जज की ये बेंच बैठी थी, ठीक है। They had observed that the power under article number 356. Now what is this article number 356? Article number 356 is basically called, you can say, president's rule, okay, that is on a state. So I'm sure you know that there are emergency kind of power. आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल नंबर 360 इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है, वाइल आर्टिकल नंबर 356 बहुत सारे स्टेट्स में बहुत बार लगा है। सो अकॉर्डिंग टू एसआर बोम्मई केस, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आर्टिकल नंबर 356 के मुताबिक द पावर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी and must be used sparingly, सोच समझ के यूज करना चाहिए, and should never be used for political gain for the party in power at the center. कभी भी उसको political gain के तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, especially by the party at the center.
So as indicated in another case, Rameshwar Prasad case in 2006, a governor can't shut out post-poll alliance altogether. इलेक्शन के बाद जो भी अलायंस होते हैं उसको गवर्नर पूरा का पूरा खत्म नहीं कर सकते. Moreover, court had also said unsubstantiated claims of horse trading or corruption in efforts at the government formation. हॉर्स ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने में? भाई गवर्नमेंट फॉर्म करने में हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है पैसा देकर जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनको खरीद कर टेम्पररी अपने पास रखना एंड उसके द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म करने का प्रपोजल देना. ठीक है, सो दैट इज सेज हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन इन एफर्ट टू फॉर्म गवर्नमेंट फॉर्मेशन कांट बी साइटेड एज अ रीजन टू डिसॉल्व द असेंबली. अगर दिख रहा है कि there is horse trading is taking place, that cannot be a reason for dissolving the assembly. Supreme Court also held in a various judgment that floor test is mandatory. Okay, now what is the meaning of floor test? Floor test का मतलब हो गया इलेक्शन हो गया है, अब कोई पर्टिकुलर पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, पर जो ग्रुप एक एसोसिएशन या कोएलिशन बनाकर अगर चाहते हैं कि हम एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो उनको सबके सामने पूरे असेंबली में सबके सामने अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, जिसको कहा जाएगा फ्लोर टेस्ट. ये समझ में आ रहा है सबको? यस. सो फ्लोर टेस्ट इज मैंडेटरी बिफोर एनी डिसीजन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली एंड डिसोल्यूशन शुड बी अ मेजर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. आखिरी में, सबसे आखिरी में करना चाहिए. ठीक है, द एक्शन ऑफ गवर्नर इज नॉट इन कॉन्सोनेंस with the recent apex court judgment. So जो सत्यपाल मलिक का जो डिसीजन था, ठीक है, या जो एक्शन है, that is not in accordance with the various judgment of Supreme Court. Okay, so earlier in the Uttarakhand and Arunachal Pradesh, वहां पे भी उन्होंने जो जजमेंट दिया था वो इसी तरीके से दिया था कि ये गलत है, गवर्नर ने जो गवर्नर्स रूल लगा दिया या डिसॉल्व कर दिया असेंबली को, which is wrong. In this case is the court held that the goal of attainment of glory of constitutional democracy should be through representative democracy rather than nominated governor. तो कोर्ट ने ये बोला that भारत में जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. ठीक है, मतलब जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है वो लोग इसमें कुछ अच्छा करेंगे, कोई डिसीजन लगे वो चलेगा. Nominated person like governor does something which is not really okay. So सत्यपाल मलिक के ऊपर काफी हल्ला हुआ. ठीक है, और उन्होंने जो डिसीजन लिया था, उनका जो एक्शन था वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक बराबर नहीं था. ओके, सो some more information on this issue. There is a Sarkaria Commission which makes it very clear that where pre-poll alliance and largest party principles cannot apply, मतलब बहुत बार आपने देखा होगा महागठबंधन की बात होती है तो विच इज कॉल्ड प्री पोल अलायंस. ठीक है, या कोई लार्जेस्ट पार्टी है, मेजोरिटी नहीं है पर एक लार्जेस्ट पार्टी है. ठीक है, तो लार्जेस्ट पार्टी फॉर्म कर सकती है गवर्नमेंट विथ सपोर्ट ऑफ सम अदर पीपल और पहले से प्री पोल अलायंस कर चुके हैं. जैसे आपने देखा होगा कांग्रेस का प्री पोल अलायंस बोलते हैं यूपीए और बीजेपी का प्री पोल अलायंस बोलते हैं एनडीए. ओके, तो ये अगर कुछ फॉर्म करना चाहते हैं सरकार तो चल सकता है. ठीक है, अगर ये दो चीज नहीं अप्लाई होती है देन थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन मस्ट बी फर्स्ट ट्राइड बिफोर द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ डिसोल्यूशन टू बी टेकन, विच मीन्स कोई ना कोई तरीके से पोस्ट इलेक्शन कोएलिशन हो रहा है तो भी चलेगा. ठीक है, या सम ऑफ द पार्टीज इन अलायंस फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट और रिमेनिंग पार्टीज सपोर्टिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, ये सब चीजें चल सकती है. एंड देयर बाय इट इज वेरी क्लियर दैट इन जम्मू कश्मीर कंटेक्स्ट, ठीक है, दिस फॉल्स इन दिस कैटेगरीज एंड गवर्नर डेलिबरेटली एंड इलीगली अवॉइडेड द एंटायर सिनारियो. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. ओके, ठीक है, अब आती है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डिसोल्यूशन. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डिसोल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज, इट इज कॉल्ड ऑपर्चुनिस्टिक अलायंस with opposing political ideologies. Okay, now remember opportunistic is a very negative word. Opportunistic का मतलब होता है जो मौके पे अपना बेनिफिट लेने की कोशिश करता है उसको opportunistic बोलते हैं.
opportunity is a general and neutral and positive word, okay, but opportunist and opportunistic is a negative word, okay. So therefore here opportunistic alliance मतलब मौका मिला और इन्होंने अलायंस कर दिया ताकि टेम्पररी गवर्नमेंट बना सके, ठीक है, और उनकी अपोजिट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है फिर भी ये लोग जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डिसोल्यूशन ही एकमात्र ऑप्शन माना जाना चाहिए, ऐसा एक ग्रुप ऑफ पीपल आर थिंकिंग। अनदर देयर इज एन एलिगेशन ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग अभी हमने सीखा था। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग लोगों को पैसा देकर अपने पास खरीदने की कोशिश करती है। सो दैट इज जो एमएलएज या एमपी जो इलेक्ट हो चुके हैं उनको पैसा देकर खरीदने की बात है, दैट इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग। तो अगर ये होता है तो उससे बेटर डिसोल्यूशन करना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, ओके। एंड देन देयर इज अनदर यू कैन से आर्गुमेंट कमिंग कॉल्ड डाउट ओवर लॉन्जेविटी ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई ऐसी गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है वो कितना लंबा टिक पाएगी। एंड देन देयर इज अ सीरियस सिक्योरिटी सिचुएशन इन जम्मू कश्मीर जहाँ पे मतलब सिक्योरिटी इज वेरी फ्रेजाइल, बहुत वीक है और इसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से हमें जल्द से जल्द वहां पे गवर्नेंस रूल या प्रेसिडेंट रूल लगाकर उनका डिसोल्यूशन करना चाहिए, ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट है। नाउ देयर आर पीपल who are thinking that it is not appropriate. So arguments against dissolution. So first argument would be it is against the legal position. अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या वेरियस कमिटीज के जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक तो है नहीं। सो दिस इज रियली अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट टू मेक। अनदर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट टू बी मेक इज कॉल्ड इट इज politically motivated. Okay, it is not coming out of logical and rational method. It is more of, you can say, politically motivated. And then there is a flawed reasoning which is coming. Governor has no power to examine the ideologies of the political parties prior to inviting them. अब यहाँ पे गवर्नर साहब ने क्या बोला कि उनकी आइडियोलॉजी अलग है। अब आइडियोलॉजी क्या है, सही है गलत है, मतलब साथ में है कि नहीं, ये तो किस बेसिस के ऊपर गवर्नर डिसाइड करेंगे, ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा। एंड देयर बाय दिस इज रियली अ फ्लॉड रीजनिंग provided by the governor and it violates the basic structure of the constitution. Remember, dissolution of the assembly is to prevent formation of the popular government. It shows the lack of belief in the parliamentary democracy and therefore it is against basic structure of the constitution. Constitution की basic structure बोलता है that there should be a parliamentary form of government. Okay, तो इसके बिल्कुल खिलाफ है। Okay, so overall if we see what is the way forward, decision of government prima facie, ठीक है, on the face of it seems to be in violation of Supreme Court's order and that has made floor test mandatory before any decision to be taken. And to avoid such fiasco, there is a need to make the officer of the governor independent by implementing recommendation of सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन के मुताबिक ये बोला गया था that this is very important that there should be officer of the governor, he should be independent. Okay, here वो independent नहीं है। Okay, so this is where the problem is. I hope this news item is very clear in your mind. Okay, let me talk about next news item called Supreme Court is developing their in-house think tank. Okay, recently Chief Justice of India started an in-house think tank by establishing Center for Research and Planning. What is the aim? The aim is to build a network of independent professionals to speed up justice delivery and ushering in much needed judicial reform. जो judicial reform के लिए जो speed चाहिए और जिस तरीके से ज्यादा लोगों की मदद चाहिए वो यहाँ पे करने का पार्ट है। कंपोजिशन क्या होगा इस थिंक टैंक का? थिंक टैंक will initially comprise a select few person, but it will also have authority to build network of independent professionals who will pitch in with their ideas and inputs, and that will improve the entire system. It is considered to be a welcome step. अच्छी बात है, so that more and more people will be joining and establishment of such kind of research
and that is independent research body will definitely help. Okay, precondition for success is very important. Expert believe that it can bring in judicial reform only if it is independent and comprised of domain expert, which is really important. Okay, it says actual implementation of recommendation is must, and that therefore it says judiciary must heed, that is must listen to the inputs given by any in-house think tank. तो ये जो भी in-house think tank है उसको जुडिशरी को सुनना पड़ेगा. एंड दे ऑल्सो सेड दैट अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन वाज आल्सो रिक्वायर्ड. ठीक है, इसकी जरूरत थी. सो कोर्ट वुड हैव डन वेल अपग्रेड टू अपग्रेड द इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी in existence rather than making a new one. So which is an institution available called ILI, Indian Law Institute. Okay, तो इसको replace करने की जरूरत नहीं थी, and no such mechanism is there at the High Court level. So that is another problem which is coming. Okay, so way forward is there are many such private institutions which are giving a lot of input on research and we can say some kind of suggestion. The very important part is finally it has to be listened carefully and it has to be implemented. Okay, so ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा. सुप्रीम कोर्ट में क्या बदलाव हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको पता होना जरूरी है. Coming to number 6, central recruitment to fill judges vacancies. Now this is very important. आपने सुना होगा that there are all India civil services. Okay, पूरे इंडिया में इतने सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है और अलग अलग स्टेट्स है उनको रन करने के लिए ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बनाई गई है. दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, अलग अलग तरीके की सर्विसेज बनाई गई है. देयर इज नथिंग लाइक इंडियन जुडिशियल सर्विस. ओके, एंड देयरफॉर दिस इज अ हाई टाइम that we should have national judicial service. Okay, and that is where this argument comes for central recruitment to fill judges vacancy. Union Law Ministry is working with Supreme Court to conduct nationwide examination to recruit around 6,000 judges for the lower judiciary as a one-time measure. ये one-time measure है, पर in a long run हमें करना क्या चाहिए? That we should always come up with national judicial services. Okay, that is where the idea is. The appointment of judges in district and subordinate courts is the responsibility of state government and high court concern. But things have come to this pass because of inordinate delay. मतलब अनाप-शनाप delay होता रहता है, ठीक है, in holding this examination for judicial recruitment at the state level. इसकी वजह से Union Law Ministry बोलती है that we will do it once and possibly there is a case for long-term scenario for this. Under this nationwide recruitment scheme, central agency will conduct tests with due importance given to local languages. Okay, this is very important because हर state के अंदर जो local language है वो समझना बहुत जरूरी है, and therefore they are doing it. And subsequently an all India merit list will be prepared based on the which state government will make a final appointment. Okay, so this is an argument. Here कुछ data है आपके सामने. Currently, there's a backlog of 2.78 crore cases in the lower court. Obviously, higher court में भी बड़े we can say cases pending पड़े हुए हैं. It is generally said that justice delayed is justice denied. Okay, but current step will resolve such dilemma. शायद ये कर पाए. ठीक है. Moreover, access to court and fast-paced justice delivery is very important, considering that judiciary is the last hope for ordinary people. For ordinary people and aggrieved citizens, it is the last hope. This will also help to ensure uniformity in judicial recruitment across the country and reduce delay in the appointment. Okay, and that is why this is really important. So what is the way forward? Although several states are not in favor of central selection mechanism, current Chief Justice Mr. Ranjan Gogoi deserves the credit for favoring this one-time exercise. Okay, very important. Although this has been proposed as a one-time measure, there is a case here to have a permanent judicial recruitment mechanism. Okay, this is very important. All India service honi chahiye. This is my personal opinion on this particular front. Okay, and coming to the 7th issue called a bill for renaming High Court. So there is a bill which has been introduced. It seeks to rechristen the iconic high courts
of Madras, Calcutta and Bombay. ठीक है, so they has to run into trouble and a fresh bill has to be introduced in parliament to change their name. What is the bill name? High Court Alteration of Bill 2016 was introduced in Lok Sabha in July 2016 to change the names of Kolkata, Madras and Bombay to Kolkata, Chennai and Mumbai High Court. Okay, so क्या rationale है? They said since the names of the cities in which this high court are located have been changed and therefore high courts का भी नाम बदलना चाहिए. ठीक है, गवर्नमेंट टू मॉडिफाई रिलेवेंट लॉज, और इसकी वजह से in order to give effect to the alteration of the name of this three high court, appropriate government will have the power to amend or repeal any law. This must be done within 1 year of coming into the force of this particular act. What are the concern areas? Tamil Nadu government has asked center to rename Madras High Court to High Court of Tamil Nadu instead of High Court of Chennai, while West Bengal wants Kolkata High Court to be renamed as Kolkata High Court, but High Court has itself not agreed for the revised nomenclature. ठीक है, so there are concern areas. States के view क्या है? Central government is required to sort the view from state government concern and respective high court before they finalize on it. Okay, so these are the news item. And last issue for our discussion called MCA, which is called Ministry of Corporate Affairs panel, has allowed audit firms to offer legal services. Okay, so they have recommended that Advocates Act have to be amended to allow audit firms to offer legal services, a proposal which is being opposed by domestic law firms. Okay, in 2015, Society of Indian Law Firms had complained to Delhi Bar Council against the Big Four. कौन से Big Four है? Big Four are 4 महत्वपूर्ण बड़े ऑडिट फर्म इन आवर कंट्री. कौन कौन से? PwC, Deloitte, KPMG and E&Y, called Ernst and Young. Okay, PwC, Price Waterhouse Cooper, Deloitte, KPMG, Ernst and Young for unauthorized practice of law. इन्होंने ऐसा बोला था. अब क्या हुआ? MCA पैनल का व्यू क्या है? पहला पॉइंट है उनका, they allowed such services. Panel said that this audit firms, okay, they are basically multidisciplinary practice वाला firm. मतलब they are not just working on one limited area, they are working on all, you can say, multidisciplinary aspect, and thereby they may be allowed. ठीक है, and they also said it is a necessary step for Indian firms to evolve into global leaders in auditing, legal, consultancy and other ancillary services. It is very important to do this, and therefore we need to modify Indian Advocates Act 1961. Law firms are also venturing into, against, a multidisciplinary practice, so they are not just focusing on, you can say, giving legal services, but they are also undertaking a lot of other activities as well. Okay, so thereby these are the, you can say, need of the hour. What are the opposition to the proposal? People say that foreign law firms are not allowed to operate in India. If the proposal to allow audit firms to provide legal services is accepted, lawyers apprehend that it could create a scenario where Big Four could also offer legal services at a time when foreign law firms are not allowed. आपको पता होगा that India में foreign law firms and foreign lawyers cannot practice. Okay, so ये Big Four शायद उस रास्ते से काम करें. And they said it is very difficult to manage and regulate. This Big Four are basically chartered accountants or company secretary firms, and they are practicing law, and starting law firms would only create havoc, and it would be very difficult for any regulator to manage them, and it will also create an impact on the independence of, you can say, this kind of legal profession. ठीक है, so एक तरीके से देखने जाए तो ये प्रपोजल कुछ लीगल प्रोफेशनल और लॉ फर्म को ये पसंद नहीं है. ओके, चलिए, ग्रेट. सो आई होप दिस मॉड्यूल was comfortable for you. Here we covered very important issues. I tried to explain you the background about this scenario. मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया है, प्लीज ये कमेंट सेक्शन में डालिए और इस वीडियो को लाइक करिए, and make sure that you share this channel to large number of people. Okay, and you get this PDF from
protalentdigital.com. Okay, thank you very much and all the best.